अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अतिथि जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं वरुण बंजारा इस शुभ घड़ी में आप लोगों के समक्ष देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने गुलामी की हो। हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जन्म तो स्वतंत्र भारत में हुआ है। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही चल चुकी थी, जो कि बरसात बनकर 1947 में हमारे भारत देश को आजाद करवाई। मैं प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों को आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगे बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से पूल में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासनों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पड़ जाते थे, क्योंकि वे अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस समय की देशभक्ति के कसौटी हुआ करती थी। उसके बाद 62, 65, 71 की युद्धों में अपनी सुबह गवा देने वाले औरतें उनके घर के हालातें यूं हो जाते हैं। प्यार भी भरपूर गया, मांगे का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की सोचनाएं चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। अरे एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसमें पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए एक आखिरी वाला है साहब, मेरे घर की बोटियां चली गई, मेरे घर की बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को शहर पर दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजा करती है ना, तो उसे ये लिखकर भेजा करती है, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से कि पुत्र मेरे न घबराना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। अपना देश साबित कर रहा होता है। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता है। परंतु मेरे हिसाब से तो कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करे ना, तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। अरे मैं नहीं मानता व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को डीपी को तिरंगे से रंग लेना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 दिन तिरंगे को हाथ में पकड़ लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फुटपाथ पर रहने वाला गरीब बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है ना, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? क्या उसकी देशभक्ति नहीं है साहब, ये तो उसकी पेट की भूख की शक्ति है। क्योंकि वो कहते हैं ना ही वो मस्जिदों को जानते हैं, ना ही वो दीवारों को जानते हैं, ना ही वो मस्जिदों को जानते हैं और ना ही वो दीवारों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं साहब, वो तो सिर्फ भोजन की दीवारों को जानते हैं। भाई अपने बहन को घर में हड़काता है, वही भाई अपने घर में गर्लफ्रेंड के किस्से हंस हंस के सुनाता है। और हाँ, मैं बता दूं, आज हम महिला की सुरक्षा के मामले में 133वें स्थान पे आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और हर रात भूखे नंगे तरफसे सो जाते हैं लोग। मजबूर को मजबूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और यदि दान देने के इतने ही इच्छुक हैं, तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति, यही सबसे बड़ा देशभक्त। न सरकार मेरी है, न
मेरा है, ना ही सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु आज भी हमारे समाज में मुझे एक वैचारिक बीमारियां नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। परंतु मेरे विचारों में तो ना ही हिंदू की जरूरत है, ना ही मुसलमानों की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए तो एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी हैरान हो जाए अगर भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति संरक्षण पर नहीं, सामाजिक शक्तिगढ़ पर बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वच्छ अभिमान में सरकारें नहीं, केवल सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक स्वच्छ भारत को स्वच्छ भारत से दिल से अपनाएगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से हिमालय, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मांग के मूल्यों के आंकड़ों में चिल चिल पे मन अखंड भारत को खंडन करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ठोकरें हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश की सीमा पर खड़े हर उस जवान को। मैं सल्यूट करना चाहूंगा हमारे देश के पुलिस प्रशासन और किसान को। मैं सल्यूट करना चाहूंगा हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना तो राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत का बेटा ये कहता हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप हम सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमारे वतन को आगे ले जाने की, ये तो हमारी जिम्मेदारी है हमारे वतन को आगे ले जाने की।